Behind every line of code, there's a meaning. Let's decode it. Welcome to Voice of Code, and today we will be starting with our bonus episode again. So, in this episode, we will be learning Java concepts and JVM internal. So, without any further ado, let's get started. Guys, please like, share, and subscribe my channel. The first topic today we are going to cover is मेन एंड स्टैटिक मेथड। जैसे कि हम लोग अभी से जितना डेवलपमेंट हमने कर लिया है जावा एंड ओप्स में, हमने उसमें बहुत कॉमन चीज हमने हर जगह देखी है, दैट इज मेन मेथड। और वो जो मेन मेथड है दैट इज एक्चुअली स्टैटिक। तो लेट्स डीप डाइव इनटू दैट एंड अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज अ मेन मेथड एंड व्हाई दैट इज बीन स्टैटिक। तो दिस इज द प्रोग्राम जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था फॉर लूप्स। कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट हमने इसमें पढ़े थे। लेट्स रिमूव इट। एंड इस अभी कुछ ज्यादा खास कोड की नीड नहीं है। सो वी एक्चुअली नीड टू फिगर आउट लाइक ये मेन मेथड यहाँ पर क्यों है। तो दिस इज बेसिकली जब भी आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, जेवीएम ऑलवेज लुक्स फॉर अ मेन मेथड। तो आप जिस भी फाइल का बाइट कोड रन कर रहे हो, फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसमें, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम द फर्स्ट टाइम फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्राम। पहले हम किसी फाइल को कंपाइल करते हैं, देन वी एक्चुअली रन दिस बाइट कोड यूजिंग जावा। तो जावा लॉन्चर के थ्रू हम हेलो वर्ल्ड कॉल करते हैं यहाँ पे। तो होता क्या है, इस क्लास का जो बाइट कोड बनता है, जो भी ये क्लास है, जेवीएम ऑलवेज लुक्स फॉर द मेन मेथड इनसाइड दैट क्लास। तो जो भी आपका प्रोग्राम होता है वो हमेशा मेन मेथड से चलता है। उसके बाहर जितना कोड लिखा हुआ है वो किसी भी यूज का नहीं है। दैट मीन्स वो कोड अवेलेबल है नहीं है, दैट डजेंट मैटर अनटिल अनलेस उस कोड को हमने मेन मेथड के अंदर कॉल नहीं किया है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, or we can say main function or method, whatever we want to say, executed, right? And now just compile it again, and then we can run it. So it says main function executed. But as we can see कि यहाँ पर दो functions और हैं, add function है और subtract function है, but इनका अभी कोई भी यूज नहीं है। ये अभी हमारे कोड में फालतू में पड़े हुए हैं, यूजलेस फॉर्म में है, until unless हम इनको मेन मेथड के अंदर कॉल नहीं करते हैं। तो दिस इज हाउ वी कॉल समथिंग। दो नंबर मुझे पास करने हैं, दो इंटीजर नंबर्स। आई एम जस्ट पासिंग दिस थिंग। अब आपका जो ऐड फंक्शन है दैट इज नाउ बीइंग यूज्ड इन द प्रोग्राम इटसेल्फ। अगर मैं कॉल नहीं करता देन इट विल बी एक्चुअली यूजलेस है। तो ये आपका कंसोल प्रोग्राम्स के लिए जो अभी हम थ्रू आउट द सीरीज करेंगे, प्लेलिस्ट में करेंगे, ये ही वो एंट्री है जहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। एंड जेवीएम ऑलवेज लुक्स फॉर दिस मेन मेथड। अगर मेन मेथड प्रोग्राम में अवेलेबल नहीं है तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फर्दर जो जीयूआई एप्लीकेशंस हैं वहां पर भी एंट्री पॉइंट होता है, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द मेन मेथड। हर फ्रेमवर्क में अलग अलग एंट्री पॉइंट्स हैं। तो वो हम अगर किसी फ्रेमवर्क के ऊपर जब हम काम करेंगे देन वी विल एक्सप्लोर कि हर फ्रेमवर्क में क्या क्या हमारे पास एंट्री पॉइंट्स हैं। अभी अगर मैं यहाँ से मेन मेथड हटा दूं, लेट्स सपोज, एंड ये क्योंकि एक वैलिड कोड है, उसमें कोई ऐसा कंपाइलेशन इशू नहीं होगा, तो इट गेट्स कंपाइल्ड। बट रन टाइम में इशू आता है सिंस जेवीएम अगेन इज सर्चिंग मेन मेथड इन द हेलो वर्ल्ड क्लास। तो एक एरर आती है हमारे पास दैट मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास हेलो वर्ल्ड, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एंड देन ये बोलता है कि और जावा एफएक्स एप्लीकेशन, सो जावा एफएक्स फ्रेमवर्क, अगर आप जावा एफएक्स एप्लीकेशन बना रहे हो देन यू शुड हैव अ क्लास जो इस क्लास को एक्सटेंड करती हो। तो राइट नाउ वी आर जस्ट डेवलपिंग अ कंसोल एप्लीकेशन, सो वी शुड हैव दिस मेथड। तो मेन मेथड को वापस लाते हैं एंड नाउ दिस प्रोग्राम विल गेट रन और एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। नाउ द क्वेश्चन इज कि मेन का तो हमें आइडिया है दैट उसका नाम ही मेन होना चाहिए, बट ये एग्जैक्ट सिग्नेचर क्यों है? तो पब्लिक एज यूजुअल कि इसका हमें एक्सेस ग्लोबली चाहिए, इसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं। वॉइड ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है ये मेथड। दीज आर जस्ट द बेसिक पैरामीटर्स। तो आर्ग्यूमेंट्स उस पैरामीटर का नाम है, मैं इसका नाम कुछ भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पैराम1, दैट्स इट। बट इसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग एरे की फॉर्म में ही होना चाहिए। सो दिस इज एक्चुअली स्ट्रिंग एरे। ये नाम है फंक्शन का मेन, और दिस इज द फंक्शन बॉडी। इसमें कुछ वियर्ड चीज जो है दैट इज ओनली द स्टैटिक थिंग। अब स्टैटिक फंक्शन क्या होते हैं? तो सेम एज जैसे हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स थे जिनको हमने स्टैटिक वेरिएबल बोला था। तो एज आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट सेक्शन और लास्ट एपिसोड कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं आपके, या जो स्टैटिक चीजें होती हैं, वो डायरेक्टली क्लास से रिलेट करती हैं, ना कि किसी ऑब्जेक्ट से।
ऑब्जेक्ट कैन मॉडिफाई देम, ऑब्जेक्ट कैन रीड देम, बट उनकी कॉपी नहीं होगी हर ऑब्जेक्ट के पास। इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं कोई क्लास यहाँ पे बनाता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ क्लास, वी कैन से कार, और लेट्स गो टू द प्रीवियस एग्जाम्पल स्टूडेंट, एंड आई एम सेइंग स्टैटिक स्ट्रिंग स्कूल नेम। तो अगर मैं इसमें स्टूडेंट के 1000 ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर लूँ, तभी भी स्कूल नेम मेरा सिंगल ही रहेगा। ऐसा नहीं होगी 1000 ऑब्जेक्ट के पास अपने अपने स्कूल नेम होंगे, नहीं। स्कूल नेम विल हैव अ सिंगल वैल्यू, और 1000 में से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी वैल्यू को चेंज करता है, तो वो सभी के लिए रिफ्लेक्ट होगा। दैट मीन्स ये एक शेयर्ड कॉपी है आपके पास। इट इज नॉट समथिंग जो सबके पास इंडिविजुअली अवेलेबल है। ऑन द अदर साइड, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंट रोल नंबर, सो दिस इज समथिंग जो सबके पास इंडिविजुअली अवेलेबल है। तो दीज आर स्टैटिक वेरिएबल्स, एंड सिंस ये ऑब्जेक्ट के पास इनकी इंडिविजुअल कॉपी नहीं होती है, ये शेयर्ड कॉपी होती है, तो जेवीएम क्या करता है, इनको मेमोरी जो असाइन करता है वो कहीं और करता है, दैट इज एक्चुअली क्लास एरिया। और ये सारे वेरिएबल्स को मेमोरी तब मिलती है जब क्लास को मेमोरी मिलती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास सिर्फ ये स्टूडेंट क्लास है, राइट? अब मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन के अंदर। इन दोनों फंक्शंस को भी वी कैन रिमूव देम। तो लेट्स रिमूव दिस फंक्शंस एंड ऑल्सो रिमूव दिस। तो अभी मेन फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ एक नॉर्मल कंसोल हमने लाइन यहाँ पे रखी हुई है। बट द सिनेरियो इज, क्योंकि आपके प्रोग्राम में, आपके इस hello world डॉट जावा फाइल में दो क्लासेस है, हेलो वर्ल्ड एंड स्टूडेंट क्लास। तो बोथ ऑफ द क्लास विल गेट्स लोडेड इन मेमोरी, और जैसे ही स्टूडेंट क्लास मेमोरी में लोड होती है, स्कूल नेम वेरिएबल भी मेमोरी में लोड हो जाता है। ऑन द अदर साइड, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल इंस्टांस वेरिएबल रखता विच बिलोंग्स टू द इंस्टांस, ये अभी लोड नहीं होता मेमोरी में। ये लोड कब होता है मेमोरी में? जब आपके पास ऑब्जेक्ट बनता। सो दिस इज द लाइन जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। नाउ जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, देयर विल बी अ ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी ऑफ टाइप स्टूडेंट, एंड ये वेरिएबल को मेमोरी मिल जाएगी। अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट क्रिएटिंग S2 हेयर, अब रोल नंबर को दूसरी मेमोरी मिलेगी फॉर S2। ऐसे ही मैं 1000 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो रोल नंबर को 1000 टाइम्स मेमोरी मिलती है, सिंस आपके पास 1000 अलग अलग ऑब्जेक्ट है। बट स्कूल नेम के साथ वो सिनेरियो नहीं होता है। दैट इज द रीजन ये क्लास से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, एंड वी कैन डायरेक्टली एक्सेस देम यूजिंग क्लास दिस। बट मैं क्लास के थ्रू रोल नंबर एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं करने की कोशिश करता हूँ, तो दिस इज एन एरर एक्चुअली। तो दैट मीन्स मुझे इंस्टांस वेरिएबल के लिए, आई एम जस्ट राइटिंग अ पॉइंट हेयर, फॉर इंस्टांस वेरिएबल वी नीड टू हैव एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट, राइट? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा अलाउड होता, स्कूल डॉट रोल नंबर, तो मैंने लेट्स सपोज कुछ असाइन कर दिया, और फॉर एग्जाम्पल अभी हमें जेवीएम अलाउ कर रहा है इस चीज को। बट अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखो, लॉजिकली इसको, इस चीज को अगर देखो, तो दिस इज एक्चुअली नॉट मेकिंग सेंस, क्योंकि रोल नंबर ऑब्जेक्ट के लिए है। ऑब्जेक्ट तो 1000 भी हो सकता है। नाउ ये लाइन ये क्लियर नहीं कर रही कि कौन से ऑब्जेक्ट के रोल नंबर की वैल्यू 5 है। तो दैट इज द रीजन ये अलाउड नहीं है। अगर सेम उसी जगह स्टैटिक चीज को हम देखें, तो स्टैटिक चीजें शेयर्ड होती हैं। तो अगर हमने स्कूल का स्कूल नेम चेंज किया, तो वो सारे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाएगा। और इसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं। नाउ द सेम थिंग अप्लाइज फॉर फंक्शंस एज वेल। तो मैं एक नॉर्मल फंक्शन पहले बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड लेट्स नेम इट एज function1, एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग अनदर फंक्शन दैट इज एन स्टैटिक फंक्शन, function2। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ट्राई करता हूँ function1 को एक्सेस करने की यूजिंग द क्लास इटसेल्फ, तो दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ वो क्लियर नहीं है, अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ है। बट function2 जो है, आई कैन एक्सेस इट सिंस वो एक स्टैटिक फंक्शन है, तो आई कैन डायरेक्टली एक्सेस इट। स्कूल कैन नॉट बी रिजॉल्व, ओके, इट वाज स्टूडेंट, सॉरी। So student.function2 that is allowed, but if I try to access student.function1 that is not allowed. Since आप एक नॉन स्टैटिक चीज को स्टैटिक रेफरेंस से कॉल कर रहे हो, ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, बट यू आर कॉलिंग इट। इट मेक सेंस अगर मैं ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करूँ, स्टूडेंट। तो आई एम कैन से नाउ s1 डॉट function1। तो स्टैटिक फंक्शंस आर आल्सो लाइक स्टैटिक
वेरिएबल्स जहां पर वी डोंट नीड ऑब्जेक्ट्स और दे डोंट हैव इंडिविजुअल कॉपी ऑफ फॉर ईच ऑब्जेक्ट, वो शेयर्ड रहते हैं हर ऑब्जेक्ट के साथ। एज वी हैव सीन हेयर दैट हमें किसी भी व्हाट वी कैन सी व्हाट वी कैन से राइट, स्टैटिक चीजों को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ती है। और मेन फंक्शन का स्टैटिक होने का मेन रीजन यही था, सिंस अगर मेन नॉन स्टैटिक होता तो किसी भी क्लास के ओप्स में क्या है, आपके पास जितना लॉजिक होता है सारा फंक्शन के अंदर होता है। और फंक्शन को कॉल करने के लिए, और फंक्शन आपकी क्लास के अंदर होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। स्टैटिक चीजों में ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सी हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, बट स्टिल वी कैन कॉल द फंक्शन। अगर ये नॉन स्टैटिक होता, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, एंड व्हाट आई मीन इज जेवीएम को बनाना पड़ता, क्योंकि हेलो वर्ल्ड को हम कॉल नहीं करते, इसको जेवीएम कॉल करता है। तो पहले जेवीएम को हेलो वर्ल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, देन हेलो वर्ल्ड के थ्रू वो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो मेन फंक्शन को कॉल करता। बट सिंस ये एक स्टैटिक फंक्शन है, तो राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूं, फॉर एग्जाम्पल ये जेवीएम है, लेट सपोज इसको जेवीएम बोल देते हैं अभी। और ये जेवीएम का फंक्शन है लॉन्च प्रोग्राम। तो अगर हम सिमुलेट कर रहे हैं कि जब मैं ऐसे लिखूंगा जावा हेलो वर्ल्ड, तो जेवीएम का ये लॉन्च प्रोग्राम फंक्शन चलेगा। दिस इज व्हाट वी आर सिमुलेटिंग राइट नाउ। अब इसको नॉन स्टैटिक कर देते हैं एक बार, ये स्टैटिक नहीं है। अगर ये स्टैटिक नहीं है, तो राइट नाउ व्हाट आई नीड इज एक हेलो वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट। सो हेलो वर्ल्ड इक्वल्स टू न्यू हेलो वर्ल्ड, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। नाउ आई कैन कॉल हेलो वर्ल्ड डॉट मेन, और आर्ग्यूमेंट में मैं कुछ भी पास करता हूँ, एक ब्लैंक एरे भी पास कर सकता हूँ, दैट्स इट। Okay, need to pass a string array, right? So right now, I just need to pass a string. Makes no sense. This is how I can call the main function जब मैं hello world class का ऑब्जेक्ट बना दूंगा। अब अगर देखते हैं ये स्टैटिक होता तो क्या मेरे को बेनिफिट होता। राइट नाउ मुझे ये दोनों चीज नहीं चाहिए। मैं डायरेक्टली, और मैं का मतलब ये क्लास जो है, तो दैट इज जेवीएम राइट नाउ। मैं डायरेक्टली मेन फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ बिना किसी ऑब्जेक्ट के बनाए हुए। तो सिंस वी ऑल नो जेवीएम को सबसे पहले मेन कॉल करना होता है, तो अगर हम इसको नॉन स्टैटिक बनाते हैं तो ये जेवीएम के लिए ओवरराइड हो जाएगा कि पहले वो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, देन मेन फंक्शन को कॉल करेगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच मेमोरी, जेवीएम ने या जावा ने क्या किया है, मेन फंक्शन को स्टैटिक रखा है, सो दैट मेन फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए कॉल हो सके, और इट इज जस्ट फॉर सेविंग द मेमोरी। So this was the reason why main function was static and how static function works. Now guys, let's move further and जी ये लास्ट एपिसोड में हमने जेडीके के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, इसके इंटरनल जो हमारे पास मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट्स हैं, देन फर्दर जेआरई एंड इनसाइड दैट जेवीएम। तो आज जो हमारा फोकस रहने वाला है दैट विल बी ऑन द complete sole module, and that is JVM. So we will look into the core sub modules of JVM. Those are class loader and runtime data areas. Execution engine हम लोग को ऑलरेडी पता है that we need an execution engine to run the Java program. तो वो वहाँ पे सपोर्ट करता है। एंड जावा नेटिव इंटरफेस वी विल लर्न इट लेटर जब हमें कोई नेटिव कोड से कनेक्ट करना होगा। बट दीज कोर कंपोनेंट्स जो क्लास लोडर हमारे पास है एंड द रन टाइम डेटा एरियाज, these are crucial, so we will closely look into these systems. So this is something which is how JVM is internally designed. This is the complete architecture of JVM. So the first inner module of JVM, that is class loader. And class loader के पास further तीन सब मॉड्यूल्स होते हैं। Those are bootstrap class loader, the first one. Second is extension class loader. And third is application, or we can say system class loader. So ये पहला मॉड्यूल है आपका क्लास लोडर, इसके फर्दर तीन मॉड्यूल्स हैं। देन द नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज रन टाइम डेटा एरियाज, एंड इसके बारे में हमने बहुत ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे भी बात करी है, वेरिएबल के टाइम पे भी हमने इसके बारे में बहुत बातें करी है। नाउ वी विल सी हाउ मेमोरी एलोकेशन वर्क्स। तो मेमोरी एरियाज इनको हम बोलते हैं बेसिकली। इसके अंदर काफी सारे एरियाज हैं। तो क्लास एरिया हो गया, हीप हो गया, स्टैक हो गया, पीसी रजिस्टर
and native method stack. Then it is connected to the execution engine, and further, execution engine is connected to the native method interface from where it gets support from the native code. So let's understand two of the modules in depth. So starting with the class loader. A class loader is basically a component of JVM as we have described in the picture itself. तो गाइस क्लास लोडर बेसिकली एक जावा जेवीएम का कंपोनेंट है एंड इसका जो कोर पर्पस है दैट इज एक्चुअली लोडिंग द डॉट क्लास फाइल्स इनटू द मेमोरी जब भी आप किसी जावा प्रोग्राम को रन करते हो। हमने इनिशियली जावा के फीचर्स में पढ़ा था दैट जावा इज डायनामिक एंड हियर कम्स द डायनामिक पार्ट। सो क्लास लोडर्स किसी भी डॉट क्लास फाइल को ऑन डिमांड लोड करता है। दैट मीन्स अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट फिफ्थ लाइन पे क्रिएट होना है तो उसकी डॉट क्लास फाइल्स अभी से लोड नहीं होगी मेमोरी में। वो सिर्फ तभी लोड होगी जब उसकी डिमांड होगी वहां पे। एंड दैट इज द रीजन जावा इज डायनामिक एंड इसकी हेल्प से बेसिकली हम मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी एफिशिएंट करते हैं अपने प्रोग्राम को। तीन कोर पर्पस हैं किसी भी जो क्लास लोडर जो कंपोनेंट हमारे पास उसके। सो फर्स्ट थिंग जैसे बताया मैंने डॉट क्लास फाइल को लोड करेगा। इधर वो आपकी बनाई हुई डॉट क्लास फाइल हो सकती है जो आपने कंपाइल की है अभी, और कुछ एक्सटर्नल क्लासेस पे अगर आप डिपेंडेंट हो वो डॉट क्लास फाइल्स भी ये क्लास लोडर ही लोड करता है। देन लिंकिंग क्रिएट करना, फॉर एग्जांपल आपने जैसे डेट हमने क्लास यूज की थी फ्रॉम यूटिल पैकेज, तो डेट क्लास और आपकी क्लास के बीच में जो लिंकिंग क्रिएट करना है दैट विल बी ऑल्सो क्लास लोडर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड फाइनली इनिशियलाइजेशन ऑफ द मेमोरी जहाँ पर क्लास को मेमोरी मिलने वाली है। स्टैटिक चीजें जो मैंने बताई थी कि क्लास जब मेमोरी में लोड होती है तभी स्टैटिक चीजों को भी मेमोरी मिलती है। सो इनिशियलाइजेशन का काम भी क्लास लोडर ही करता है। नाउ लेट्स लुक ऑन टू द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास लोडर जो हमारे पास है एंड द फर्स्ट वन इज द बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। सो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का जो कोर फंक्शन होता है दैट इज एक्चुअली लोडिंग फंडामेंटल जो आपके पास पैकेजेस होते हैं, और वी कैन से कोर कोर जावा जो पैकेजेस हैं आपके पास, लाइक वी कैन से जावा डॉट लैंग, जावा डॉट यूटिल, दीज आर द कोर पैकेजेस। एंड इसके अंदर जो डॉट क्लास फाइल्स हैं इनको लोड करता है आपका बूटस्ट्रैप क्लास लोडर इन द मेमोरी। देन अगेन वी हैव द एक्सटेंशन क्लास लोडर। तो एक्सटेंशन क्लास लोडर एक्चुअली लोड्स द external files or external jar files in the memory, loads external jar files in the memory. So these we will not be using throughout our complete series, क्योंकि ये जब आप किसी फ्रेमवर्क पे काम करते हो then we actually require them, and maybe later on in the JDBC part we can have some external jar files, तो वहां पर इस क्लास लोडर का हम यूसेज देख सकते हैं। बट राइट नाउ दिस इज द ओनली थिंग दैट एक्सटेंशन क्लास लोडर डज। देन अप नेक्स्ट वी हैव सिस्टम एंड एप्लीकेशन क्लास लोडर। This is the main class loader that actually loads the user-defined .class files. तो जैसे अभी हमने हेलो वर्ल्ड को कंपाइल किया था, आफ्टर कंपाइलेशन वी गेट अ बाइट कोड फॉर दैट हेलो वर्ल्ड क्लास, एंड सिस्टम एप्लीकेशन क्लास लोडर इज द कंपोनेंट जो रिस्पॉन्सिबल है उस बाइट कोड को मेमोरी में लोड करने के लिए। तो हर एक क्लास लोडर का अपना अपना काम होता है, एंड ये जो मॉडल काम करता है इट एक्चुअली वर्क्स एज अ पेरेंट चाइल्ड मॉडल। तो इसमें टास्क को डेलीगेट किया जाता है इन द फॉर्म लाइक यू कैन से दिस इज द फ्लो। सो इट गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर कोई भी क्लास की नीड है मेमोरी में, फॉर एग्जांपल हमने डेट क्लास को यूज किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉल विल बी गो टू द बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। सबसे पहले पेरेंट के पास कॉल जाती है। अगर बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को वो क्लास मिल जाती है देन इट विल लोड द डॉट क्लास फाइल। अगर वो नहीं मिलती है देन इट फर्दर कम बैक टू द चाइल्ड जो कि एक्सटेंशन क्लास लोडर है। अगर वहां पर भी नहीं मिलती है देन फर्दर इट विल डेलीगेट टू द एप्लीकेशन और सिस्टम क्लास लोडर। एंड अगर लास्ट चाइल्ड को भी वो डॉट क्लास फाइल नहीं मिलती है देन जेवीएम विल थ्रो एन एक्सेप्शन विच सेज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो आपकी हमेशा जो कॉल है वो पेरेंट टू चाइल्ड डेलीगेट होती है इस क्लास लोडर के मॉडल में। नाउ गाइस क्लास लोडर हमने देख लिया है एंड जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास लोडर है इनका क्या क्या पर्पस है वो भी हमने देख लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द कोर
module of the JVM itself, that is memory areas, and we can say runtime data areas as well. इसमें आपके पास टोटल 5 एरिया होते हैं जहां पर मेमोरी एलोकेट होती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो फॉर एग्जांपल प्रोग्राम में मैंने कोई फंक्शन बनाया है, कोई स्टैटिक पार्ट है, कोई इंस्टांस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किए हैं, उन सबको मेमोरी कौन कौन से एरिया में मिलनी है वो डिटरमाइन जीवीएम कैसे करता है और किसको कहाँ पे मेमोरी मिलती है, वी विल सी इट। ऑल्दो सारी मेमोरी जो है वो रैम में ही मिलेगी, बट जेवीएम इंटरनली जो है उनको उनके पास जेवीएम के पास एक प्रॉपर एरियाज होते हैं बेस्ड ऑन द यूसेज और बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द वेरिएबल, और वी कैन से जिसको मेमोरी मिल रही है उसका नेचर कैसा है, उसके बेसिस पे जेवीएम एलोकेट्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेमोरी। और फिर हर एरिया पे जेवीएम कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल लाइक इसको ऐसे समझो कि ये एरियाज जो है इसमें कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पर आपका जो वेरिएबल है या जो क्लास है या जो मेथड है वो ज्यादा टाइम तक ना रहे। और जेवीएम ने ये इसलिए किया हुआ है ताकि मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से हो, आपकी रैम ज्यादा कंज्यूम ना हो। तो लेट्स गेट डीप इनटू इट द हेल्प ऑफ प्रोग्राम इटसेल्फ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास एरिया की, इसको मेथड एरिया भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर क्लास एरिया, मेथड एरिया वी कैन से इट। नाउ इसका जो पर्पस है दैट इज एक्चुअली स्टोरिंग, वी कैन से इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्लास। तो जैसे क्लास का जो मेटाडेटा हो गया, फॉर एग्जांपल क्लास का नाम क्या है, क्लास के अंदर कितने स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनके बारे में भी ये काउंट रखते हैं, जो इंफॉर्मेशन दिस एरिया होल्ड। और इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि ये एक तरह से एक ब्लूप्रिंट के लिए स्टोरेज रूम है, जहां पर जो प्रोग्राम जब चलेगा तो वो इस एरिया के पास आके देखेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे बनने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने के लिए ब्लूप्रिंट चाहिए होगा समहाउ। सो दिस इज द एरिया जो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्लास के बारे में, प्लस स्टैटिक वेरिएबल्स को भी यहीं पे मेमोरी मिलती है और स्टैटिक मेथड्स को भी। ऑल्सो गाइस क्लास एरिया तब लोड होता है जब पहली बार उस क्लास के बारे में जिक्र किया जाता है पूरे कोड में। सो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी लिखा, फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास स्टूडेंट का ही प्रोग्राम था, लेट्स मेक इट अ स्टूडेंट, और इसको रोल नंबर ही रहने देते हैं। ओके, लेट्स रिमूव इट। और अब फर्स्ट टाइम मैंने बोला स्टूडेंट डॉट फंक्शन टू, मैंने फंक्शन टू कॉल किया है विच इज द स्टैटिक फंक्शन। अभी मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जब स्टूडेंट क्लास जो है वो यूज में आई है। तो अब इस क्लास को क्लास एरिया में मेमोरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर लाइन से, क्योंकि इस टाइम पहली बार इस क्लास का जिक्र हुआ है इस पूरे कोड में। तो क्लास एरिया में क्लास को मेमोरी तब मिलती है जब पहली बार उस क्लास के बारे में कोड में कहीं पे भी यूज होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट इज एक्चुअली हीप एरिया। तो दिस इज द सेकेंड मेमोरी एरिया जो जेवीएम प्रोवाइड करता है, एंड इट एक्चुअली स्टोर्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट्स। तो जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं वो सारे इस एरिया में आके स्टोर होते हैं, उनको यहाँ पर मेमोरी मिलती है। इसको आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे अभी हमने कार के बारे में बात की थी, दैट दिस इज समथिंग। अगर हम इसको इस तरह देखें कि जो क्लास एरिया है आपका, वहां पर कार का ब्लूप्रिंट रखा हुआ है कि उस कार की क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज है, क्या क्या उसके पास स्टैटिक चीजें हैं, उसका मेटाडेटा बेसिकली वी कैन से इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट कार। हीप एरिया को वी कैन कंसिडर इट एज अ पार्किंग लॉट, जहां पर बहुत सारी कार पार्क्ड हैं ऑलरेडी, और हर कार के पास अपना अपना एट्रीब्यूट है, डिफरेंट मॉडल्स है, फंक्शंस अपने अपने हैं, और हर एट्रीब्यूट की वैल्यू भी अपनी अपनी। दिस इज हीप एरिया जहां पर रियल आपके ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, एंड दिस इज बीइंग मैनेज बाय गार्बेज कलेक्टर। सो गार्बेज कलेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इन सो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ऑल्सो इन जावा एज वेल। और ये गार्बेज कलेक्टर इस कंप्लीट एरिया को मैनेज करता है, सिंस वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन आर प्रोग्राम। जब बड़े बड़े हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनते हैं, और ये एरिया जल्दी से लाइक आउट ऑफ मेमोरी ना हो जाए। फॉर दैट वी हैव एक्चुअली अ मैनेजर हियर दैट इज नोन एज गार्बेज कलेक्टर। तो ये आपकी मेमोरी को मैनेज करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मेथड, और वी कैन से मेमोरी एरिया, दैट इज स्टैक। तो स्टैक अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर भी है प्लस एक मेमोरी एरिया भी है इन इन सेंस ऑफ जेवीएम। सो फॉर दैट लेट अस कंसिडर अ प्रोग्राम। तो एक काम करते हैं, अभी हमारे पास इसमें फंक्शन को, लेट्स मूव इट इन द हेलो वर्ल्ड क्लास इटसेल्फ। अब यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन की चेन में क्रिएट करने वाला हूँ, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट। सबसे पहले फंक्शन वन, देन वी हैव फंक्शन टू, देन फंक्शन थ्री, एंड फंक्शन फोर फॉर एग्जाम्पल। So this is two,
दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो वी हैव 4 फंक्शन और इंटरनली हम क्या करते हैं, मैं फंक्शन 1 के अंदर से फंक्शन 2 कॉल करता हूँ, राइट? तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, दैट इज रियली सो नेचुरल। अब फंक्शन 2 के अंदर से 3 को कॉल कर रहे हैं एंड फंक्शन 3 के अंदर से फर्दर वी आर कॉलिंग फंक्शन 4। और फंक्शन 4 में कुछ खास अब हमारे पास कोड नहीं है। नाउ मेन फंक्शन से हम लोग कॉल करते हैं फंक्शन 1 को। अगेन एक बार चेंज देख लेते हैं। मेन फंक्शन विल कॉल फंक्शन 1 विल कॉल फंक्शन 2, फंक्शन 2 विल कॉल फंक्शन 3 एंड फर्दर फंक्शन 3 विल कॉल फंक्शन 4। नाउ लेट्स सी इनको मेमोरी कैसे मिलती है। सो स्टैक का काम होता है बेसिकली, इट प्रोवाइड्स मेमोरी टू मेथड, और आपके पास जो फंक्शंस होते हैं वी कैन से बोथ आर सेम एंड आल्सो लोकल वेरिएबल्स। तो किसी एक फंक्शन में हम लोकल वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव इंट आई इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। फंक्शन 2 के पास एक आई वेरिएबल है। ऐसे ही फंक्शन 3 फंक्शन के 4 के पास मल्टीपल लोकल वेरिएबल हो सकते हैं। नाउ इनकी जो चेनिंग है वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें, पहले मेन मेथड कॉल हुआ सबसे पहले, देन उसके बाद आपके पास फंक्शन 1 कॉल हुआ, देन फंक्शन 2 कॉल हुआ, देन फंक्शन 3 कॉल हुआ, देन फंक्शन 4 कॉल हुआ। तो ये कंप्लीट बेसिकली स्टैक बन जाता है आपके पास कि कौन से मेथड से कहाँ कहाँ कॉलिंग गई है। और ये एक पैटर्न फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं लीफो। तो लीफो मीन्स बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर, एक टर्म है हमारे पास, एंड स्टैक इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका बहुत बेसिक एग्जांपल है, जैसे घर में हम लोग यूटेंसिल्स रखते हैं इन अ ऑर्डर। तो जो सबसे पहले सबसे लास्ट में हम यूटेंसिल्स रखते हैं वो सबसे पहले हटाते हैं। तो वो कंप्लीट एक स्टैक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कपड़ों की जो तई होती है उसमें भी जो कंप्लीट स्टैक होता है वो भी अपना में एक स्टैक है, क्योंकि सबसे ऊपर जो आपने कपड़े का पीस रखा होगा वो आपको पहले हटाना पड़ेगा। वी कैन ऑल्सो कंसिडर बुक शेल्फ। तो कंप्लीट एक बुक का जो हमारे पास कलेक्शन होता है, लास्ट वाली जो बुक ऐड की है वी हैव टू रिमूव द फर्स्टली दैट बुक। तो लीफो में यही कंसेप्ट है, सबसे लास्ट जो फंक्शन कॉल हुआ है, जब वो आपका स्टैक पूरा खत्म होगा सबसे पहले वो फंक्शन वहां से हटेगा। तो पहले फंक्शन 4 हटेगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1 एंड देन मेन फंक्शन। तो स्टैक एक्चुअली प्रोवाइड मेमोरी टू फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन के अंदर जितने लोकल वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं, अभी मैंने आई यूज किया था, तो आई को भी यहीं पे ही कहीं मेमोरी मिलती है स्टैक एरिया में। और ये स्टैक हर फंक्शन के पास अपना अपना अलग होता है। दैट मीन्स फंक्शन 4 के पास अपना स्टैक होगा, फंक्शन 3 के पास, 2 के पास, सब हर फंक्शन के पास अपना एक स्टैक होता है। एंड वो स्टैक उतनी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है जितनी जल्दी वो फंक्शन खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कम हेयर, अगर हमने फंक्शन 1 को कॉल किया था यहाँ से, तो फंक्शन 1 ने फर्दर फंक्शन 2 को कॉल किया, फंक्शन 2 ने 3 को कॉल किया, 3 ने 4 को कॉल किया। जैसे ही फंक्शन 4 कॉल हुआ, तो लेट सपोज यहाँ पर एक लाइन है, सिंगल लाइन। ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, आपका यहाँ पे फंक्शन टर्मिनेट हुआ, रिटर्न हो गया फंक्शन यहाँ से। इस फंक्शन 4 को जो स्टैक मिला था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे ही फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन खत्म करता है, उस फंक्शन का स्टैक भी खत्म हो जाता है। तो दिस इज स्टैक एरिया, और ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है एंड इसीलिए फंक्शंस के लिए इसको प्रेफर किया जाता है, अगेन फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। So guys, the next memory area we do have, that is PC register. And PC register basically it stores the address of the current instruction. तो जो भी करंट इंस्ट्रक्शन अभी JVM एग्जीक्यूट कर रहा है इन अ JVM थ्रेड, उसका एड्रेस बेसिकली ये स्टोर करता है पीसी रजिस्टर जो एरिया है। एंड वी विल एक्चुअली अंडरस्टैंड इट इन डिटेल जब हम थ्रेड्स पे आएंगे इन जावा इटसेल्फ। आफ्टर दैट वी हैव native method stack, and sometimes we call it as native stack. So native method stack. तो नेटिव मेथड स्टैक का जो कोर पर्पस है, दैट इज एक्चुअली समटाइम्स व्हाट वी एक्चुअली एनकाउंटर इज जावा आपकी बहुत नेटिव लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करती है आपस में। फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, तो कुछ कोड सी का है, कुछ सी प्लस प्लस का है, कुछ जावा में है इनसाइडली। और हो सकता है कि जब जावा को ओएस से कम्युनिकेट करना हो, एट दैट टाइम जावा विल यूज सम नेटिव लैंग्वेज कोड, जो आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको यूज करके ओएस से कम्युनिकेट कर सकती है, जो आपका जेवीएम है या कंप्लीट जेडीके है। तो फॉर दैट, क्योंकि आपका जो नेटिव कोड है वो बाइट कोड में कंपाइल नहीं होता है, सिर्फ जावा कोड ही बाइट कोड में कंपाइल होता है।
तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर स्टैक चाहिए होता है जो उस मेथड या उस कोड जो करंटली आपका मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखे। सो दिस इज दैट स्टैक, नेटिव मेथड स्टैक, जहां पर आपका जो नेटिव कोड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहती है। So these are the five different runtime areas which JVM provides. And इसमें से as we can see heap area is important since यहाँ पर objects आपके store होते हैं। तो and this is actually customizable, तो किसी भी ID में you can change it, आप अपना heap size change कर सकते हो so that आप run time पे ज़्यादा से ज़्यादा object बना सको। Even though garbage collector will work in the background, और जो object use के नहीं होते हैं garbage collector उनको destroy कर देता है to free up more memory. So now let's uncover this complete process, that how a Java compiler search for the classes. So the first thing, जैसे हम अभी कोई नॉर्मल कोड लिख रहे थे, उसमें हमने एक जगह पे देखा कि हम system.out.println बहुत यूज कर रहे हैं कंसोल पे प्रिंट करवाने के लिए। What is that? मैंने बताया था सिस्टम एक क्लास है, बट कहाँ पर वो क्लास है, वो कैसे कोड में काम आ रही है, वी विल गो थ्रू इट एंड वी विल ऑल्सो सी कि जावा कंपाइलर क्लासेस कैसे ढूंढता है। तो पहली चीज, ये सबसे पहले चेक करता है जावा जावा कंपाइलर जो है कि जो भी आपने क्लास एक्सटर्नल यूज की है क्या वो उस पैकेज में है या नहीं। फॉर एग्जांपल जो हमने एक्स्ट्रा क्लास बनाई थी यहाँ पर, तो लास्ट टाइम वी हैव क्रिएटेड अ क्लास स्टूडेंट, राइट। अब अगर मैं इस स्टूडेंट क्लास को यूज करता हूँ, जस्ट आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट न्यू स्टूडेंट, तो जब ये कोड कंपाइल होगा आपका रन होगा तो सबसे पहले जावा कंपाइलर जो है इस स्टूडेंट क्लास को इसी पैकेज के अंदर ढूंढेगा। पैकेज क्या होता है डिटेल में वो बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए पैकेज समझ लो दैट दिस इज द सेम पैकेज जिस फाइल में ये कोड है अभी के लिए। So this is the first step which Java compiler does. After that, अगर वहां पे भी नहीं मिलती है, then it will look inside java.lang package. अब java.lang पैकेज में क्यों ढूंढता है? क्योंकि java.lang पैकेज जो है दैट इज योर फंडामेंटल पैकेज, और ये कंपाइलेशन प्रोसेस में ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। दैट इज द कोर पैकेज ऑफ द कंप्लीट जावा। इसमें कुछ बहुत कोर क्लासेस हैं, तो इसके लिए आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज नहीं करनी पड़ती है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग अगर यहाँ पे देखें, तो बेसिकली दिस सिस्टम क्लास इज अ क्लास जो कि आपके java.lang पैकेज के अंदर है, एंड आई विल शो यू वेयर इट इज। तो दिस इज द lang पैकेज, एंड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे कैसे यहाँ तक नेविगेट करना है। अगेन आई विल शो यू। तो यू विल गो टू द इंस्टॉलेशन जहाँ पर आपकी जावा इंस्टॉल्ड है। तो इन माई केस इट इज इन लाइब्रेरी, देन जावा, जावा वर्चुअल मशीन्स, थ्री डिफरेंट फ्लेवर ऑफ जेडीके, आई एम ओपनिंग एनी ऑफ देम। देन इनसाइड होम, library, src folder, java.base, java lang, and here we need to find out system.java. So somewhere, yeah, this is the system.java, और इसको we can open it using VS Code. So this is system.java और इसी क्लास को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। Now let's see what is out. तो सिस्टम क्लास के अंदर जाके देखते हैं आउट क्या है। दिस इज एक्चुअली अ प्रिंट स्ट्रीम क्लास का रेफरेंस है यहाँ पर एक। तो एक दूसरी क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है सिस्टम क्लास में, एंड दिस इज अगेन स्टैटिक। तो प्रिंट स्ट्रीम अपने आप में एक क्लास है, उसका एक वेरिएबल यहाँ पे है, रेफरेंस वेरिएबल, उस जिसका नाम आउट है, एंड दैट इज स्टैटिक। इसीलिए हम डायरेक्टली आउट को यूज कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम क्लास, क्योंकि आउट जो है वो स्टैटिक है। फर्दर प्रिंट लाइन क्या है? इट इज अ फंक्शन ऑफ द प्रिंट स्ट्रीम क्लास, क्योंकि आउट इज अ प्रिंट स्ट्रीम टाइप, आउट जो है प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है। तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास में जाके एक बार देखते हैं, यहाँ पर हमें एक प्रिंट लाइन फंक्शन मिलेगा। So let's go here, and we have so many functions out here. Print stream, controller, print line. I think we got it. This is print line. So this is the function which we are using. तो पहली चीज हम system.java में से ये out जो वेरिएबल है, जिसका टाइप जो है वो प्रिंट स्ट्रीम टाइप क्लास का है, उसको यूज कर रहे हैं, देन फर्दर उसका प्रिंट लाइन फंक्शन यूज कर रहे हैं। बट हमने देखा होगा स्टार्टिंग में हमने बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं रखी। सिमिलरली अगर हम डेट क्लास को यूज करते हैं, तो ऑल्दो वी हैव दिस SQL और वी कैन से util का जो हमारे पास इंपोर्ट है वो हमें यूज करना पड़ता है फॉर यूजिंग दिस डेट क्लास। बट फॉर सिस्टम क्लास ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजन फॉर दैट बीइंग क्योंकि ये आपके जावा डॉट लैंग पैकेज में है।
और जावा डॉट लैंग पैकेज को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, दिस इज बाय डिफॉल्ट अ पार्ट ऑफ द कंपाइलेशन प्रोसेस। तो जेवीएम इस चीज को खुद से ही लोड कर देता है, सिंस इसके अंदर बहुत बेसिक क्लासेस हैं जो आपके इनिशियल डेवलपमेंट में काम आती हैं। विदाउट दोज क्लासेस कोई भी जावा प्रोग्राम रन नहीं कर सकता। दैट इज द रीजन जेवीएम ऑलवेज इंक्लूड दिस पैकेज एज अ पार्ट ऑफ द कंपाइलेशन प्रोसेस। देन अगर वो क्लास आपको जावा डॉट लैंग में मिल गई, जो कि हमारे केस में मिल गई थी, तो वो यूज हो सकती है। अगर वो क्लास जावा डॉट लैंग में नहीं मिलती है, तो जावा आपके इंपोर्ट स्टेटमेंट को चेक करता है कि कहीं डेवलपर ने कोई ऊपर इंपोर्ट स्टेटमेंट तो नहीं लगा के रखा हुआ है। अगर वो है तो ठीक है, अदरवाइज आपको एक कंपाइलेशन का एरर मिलता है। तो दिस इज हाउ अ जावा कंपाइलर सर्चेस फॉर क्लासेस, एंड दिस इज हाउ वी डोंट नीड जावा डॉट लैंग इन द कोड इटसेल्फ, क्योंकि वो आपका एक फंडामेंटल पैकेज है। तो गाइस दीज आर सम एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं? तो एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली हमारे कोड के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई कोड लिखा है, सो लेट्स टॉक अबाउट सम कोड हेयर। जैसे अभी हमारे पास मेन फंक्शन दैट इज पब्लिक, सो लेट्स नॉट प्ले विद इट, एक नई क्लास क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगेन वी आर गोइंग विद आवर एग्जिस्टिंग एग्जांपल just to make sure that we are properly understanding it. So public void, sorry for that, test. This is just a function, normal function, without any function body, कुछ भी नहीं है इसकी body के अंदर। So I am just using it as, मैंने एक student class का object बनाया, s1 equals to new student, s1 dot, what was that, test. So as you can see कि मैंने student class का object बनाया दूसरी class में, ये दूसरी class है, दूसरी class है, and I can call this test function here। ये वो उसका रीजन क्या है? क्योंकि टेस्ट फंक्शन पब्लिक है, दैट इज द रीजन ये कहीं पे भी कॉल हो सकता है, आउटसाइड द क्लास एज वेल। अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं फॉर एग्जांपल, नाउ अब मैं इसको कॉल नहीं कर सकता। तो एक्सेस मॉडिफायर्स यही होते हैं जो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ये चीजें हैं, दीज आर एक्सेस मॉडिफायर। और ये किसी भी मेथड का, वेरिएबल का, क्लास का एक्सेस को मॉडिफाई कर सकते हैं कि उस चीज को कौन कहाँ तक यूज कर सकता है। एंड इससे सिक्योरिटी भी आती है आपके कोड में, सिंस अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट क्लास में कोई ऐसा मेथड हो जिसको बाहर कोई यूज ना कर पाए, सो वी कैन मेक इट एज प्राइवेट, जैसे हमने इस सिनेरियो में कर दिया। अब कोई भी क्लास टेस्ट मेथड को कॉल नहीं कर सकती, चाहे ऑब्जेक्ट बनाए ना बनाए, डजेंट मैटर, क्योंकि वो प्राइवेट फंक्शन है, उसको सिर्फ हम इंटरनली यूज कर सकते हैं। तो मैंने लेट सपोज कॉल किया पब्लिक वॉइड टेस्ट टू, मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया और इसके अंदर से मैं कॉल कर सकता हूँ टेस्ट को, एंड ये मुझे अलाउड होगा क्योंकि टेस्ट टू जो है वो इसी क्लास का फंक्शन है। तो वो अपने प्राइवेट फंक्शन को कॉल कर सकता है, बट इस क्लास के बाहर प्राइवेट चीज को कॉल नहीं नहीं कर सकते। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। और ये आपके पास चार टाइप के होते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट लिस्ट। सबसे पहले पब्लिक मॉडिफायर हमारे पास आता है। पब्लिक में जो चीजें होती है उसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पर भी। इसको हम क्लास के साथ भी यूज करते हैं, मेथड के साथ भी, वेरिएबल के साथ भी। जैसे हमने क्लास के साथ हमने यहाँ पे किया हुआ है पब्लिक क्लास, मेथड के साथ हमने यहाँ पे किया हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, दिस इज द मेथड। और वेरिएबल के साथ हम इस तरह से करते हैं, लाइक पब्लिक रिंग एज फॉर एग्जांपल। सो ये हमने वेरिएबल के साथ इसको यूज कर लिया पब्लिक कीवर्ड को। पब्लिक कीवर्ड का एक्सेस अगेन ग्लोबल होता है, इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। देन प्राइवेट का जो आपके पास स्कोप है, दैट इज एक्चुअली ओनली इनसाइड द क्लास। तो अगर मैं इसको प्राइवेट बना दिया, अब इस एज वेरिएबल को मैं सिर्फ क्लास के अंदर यूज कर सकता हूँ, इससे बाहर यूज नहीं कर सकता। और मैं फंक्शंस और वेरिएबल्स को प्राइवेट बना सकता हूँ। सो दिस वाज प्राइवेट। एंड जैसे आप पासवर्ड, अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, आप उसको प्राइवेट बना सकते हो, सिर्फ उस क्लास के अंदर ही वो यूज होगा। देन प्रोटेक्टेड है। सो प्रोटेक्टेड दूसरा एक एक्सेस मॉडिफायर है जो हम पढ़ेंगे जब हम इनहेरिटेंस प्लस पैकेज के बारे में पढ़ेंगे, सिंस इसका कंप्लीट रिलेशन इनहेरिटेंस से है। इसमें चाइल्ड क्लासेस का कंसेप्ट भी आता है। एंड द लास्ट वन वी हैव डिफॉल्ट, दैट इज नो मॉडिफायर। जब हम कोई भी मॉडिफायर नहीं बताते हैं, तो वो डिफॉल्ट मॉडिफायर होता है। और ये हम क्लासेस में भी लगा सकते हैं, मेथड्स में भी और वेरिएबल्स में भी। फॉर एग्जांपल ये क्लास जो है ये डिफॉल्ट मॉडिफायर के साथ अभी है, हमने कोई भी मॉडिफायर नहीं बताया। तो अब इस क्लास को सिर्फ इसी पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। फर्दर अगर आप देखोगे, तो जैसे आपके पास सिस्टम क्लास है जहाँ पे दिस दिस सिस्टम क्लास, ये आप देखोगे पब्लिक क्लास है। अगर ये पब्लिक नहीं होती, तो इसको इस पैकेज के बाहर यूज नहीं कर सकते थे। ये एक्चुअली अभी जावा डॉट लैंग पैकेज में है, दिस इज द पैकेज।
दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम इसको यूज नहीं कर पाता। इसका रीजन यही है क्योंकि ये पब्लिक क्लास है, एंड दिस इज एक्चुअली, इसमें कोई मॉडिफायर नहीं है, सो दिस इज डिफॉल्ट मॉडिफायर। अगर डिफॉल्ट मॉडिफायर है तो इस क्लास को आउटसाइड द पैकेज यूज नहीं कर सकते हैं। सेम फॉर वेरिएबल्स एज वेल। अगर आपके वेरिएबल्स आपने डिफॉल्ट लिखे हुए हैं तो फिर वो आपके क्लास सॉरी पैकेज के बाहर यूज नहीं हो सकते हैं। तो दीज वर सम एक्सेस मॉडिफायर। इसको हम डिटेल में धीरे धीरे जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे तो हर एक एक्सेस मॉडिफायर को हम यूज भी करेंगे। एंड जो थर्ड वन है प्रोटेक्टेड, दैट विल बी यूज्ड व्हेन वी विल बी जंपिंग इनटू इनहेरिटेंस। एंड फर्दर जब हम पैकेजेस डिस्कस करेंगे, लाइक हाउ व्हाट पैकेजेस आर, हाउ दे वर्क एंड व्हाई दे आर यूज्ड इन जावा। So guys, this was it. I hope you liked this video. Please like, share and subscribe and comment down your queries and doubts. आपको अगर किसी भी टॉपिक में इशू है, then I will come up with a video on the topic itself. So stay curious, stay learning, and always listen to Voice of Code. Thank you so much. See you.